तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल 10th हैकर्स के ऊपर। मैं हूं आप लोगों का साइंस हैकर और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब बायोलॉजी को तो हमने अच्छे तरीके से क्रैक कर लिया है और मैंने एक मर्ज्ड वीडियो भी यहां पर इस चैनल के ऊपर डलवा दी है। 6 घंटे से भी कम के टाइम में आपको बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, जिससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एकदम निल है। तो अगर आपको कम टाइम में सारी की सारी चीजें पढ़नी है तो हैकर्स चैनल इज फॉर यू ओनली। बायोलॉजी का वो वीडियो देखिएगा, एक शॉर्ट में देख डालिएगा और पूरी की पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी अपनी मुट्ठी में कर लीजिएगा। अब वक्त है केमिस्ट्री और फिजिक्स को और आसान बनाने का। अगर आपको बायोलॉजी समझ में आ गई है, अगर आपकी बायोलॉजी एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुकी है, तो ट्रस्ट मी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में और ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टफ लगती है। बायोलॉजी अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में आसान लगती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स आर कंपैरेटिवली टफर। स्टूडेंट्स को यहां पर लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इक्वेशंस हैं, बैलेंसिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे केमिकल्स के नाम हैं। बट ट्रस्ट मी, इसको आसान करने में मुझे भी मजा आएगा और पढ़ने में आपको भी मजा आ रहा होगा। और आज आपको ये वीडियो देख करके एकदम पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री आपकी कितनी पॉलिश्ड तरीके से आपको पढ़ाई जाने वाली है। सो देखिए, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है जो हम लेकर आते हैं वो आपके लिए एकदम तैयार किए गए हैं। बहुत प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स, एक एक चीज आपको दिखाई दे रही है, एक एक चीज एकदम क्लैरिटी से लिखी हुई है, हर चीज का मतलब साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई यहां पर बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं छोड़ी गई है। और मात्र 4 शीट्स के अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो रहा होगा। आपके 20 पन्ने का काम एनसीईआरटी का 4 पेजेस में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे होंगे। यहां पर आधे पेज में तो आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ही है और यहां पर आधा पन्ना आपका खाली पड़ा हुआ है। यानी मेजरली अगर मैं कहूं तो 4 पेजेस में आपका ये चैप्टर एकदम एंड टू एंड कवर हो रहा होगा, बहुत प्यारे तरीके से। और सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी अगर आप गौर से सुनेंगे। तो नोट्स तो आपके पास है ही, प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अभी हमारे लेक्चर के अंदर आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मैं विपू भाई की बात सुनूं, मैं सर की बात गौर से सुनूं, समझूं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। नोट्स तो मेरे पास हैं, इसमें मैं बाद में चीजें सप्लीमेंट करता रहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा, सारे क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू के बन जाएंगे। और अलग से हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लाने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो डरने की जरूरत नहीं। आइए दोस्तों, पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने सर पे लगाएंगे नारियल का तेल और घुस जाएंगे चैप्टर के नाम में, क्योंकि नाम हमें काफी कुछ सिखाता है। तो अगर आप इस चैप्टर का नाम देखें तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है और केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस माने ऐसे रिएक्शंस, ऐसे प्रोसेसेस जिनसे कोई नया केमिकल बन रहा हो, उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कह रहे होंगे। और इक्वेशन मतलब किसी भी बड़े केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक सिंप्लीफाइड तरीका। लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो अब मैं हाइड्रोजन को पूरा लिखूं स्पेलिंग, फिर प्लस करके ऑक्सीजन लिखूं पूरी स्पेलिंग, फिर एरो लगाऊं कि इनसे बनता है वाटर, फिर लिखूं पूरी स्पेलिंग। इससे अच्छा मैं एक छोटा फॉर्मूला क्यों ना तैयार कर लूं, सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों ना करूं, जिससे बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन जो है वो आपके लिए बहुत छोटी हो जाए, बहुत मामूली हो जाए। तो हम यहां पर आज जानेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनको लिखने का, उनको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो ये 2 हमारे मेन प्रोटेगेटिव हैं। हम लोग आज केमिकल रिएक्शंस के टाइप भी सीखेंगे, यानी 2 कई बार रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जो आपका रिएक्टेंट है ये टूट करके 2 प्रोडक्ट बना रहा है, टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन है ना। कई बार एक जो आपका एलिमेंट है वो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार 2 आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। हर एक चीज को हम लोग पढ़ रहे होंगे, हर एक चीज का एग्जांपल यहां पर सटीकता से याद कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप मेरे साथ बने रहें। देखो मेरे दोस्त, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें कोई नया केमिकल, कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी समझ लीजिए मेरे हाथ में ये एक पेपर है, अगर मेरे हाथ में ये एक पेपर है और इस पेपर के मैं 2 टुकड़े कर दूं, बाद में मैं इस पेपर को कहीं यूज कर लूंगा, डोंट वरी। अगर मैंने इस पेपर के 2 टुकड़े कर दिए तो ये तो सेम ही पेपर है, बस इसका साइज छोटा हो गया है। इस पेपर में जो केमिकल्स हैं वही इस पेपर में है, और जो कंप्लीट पेपर था उसमें भी सेम केमिकल थे, कोई नई चीज नहीं बनी, कोई नया केमिकल नहीं बना। तो दिस इज अ फिजिकल रिएक्शन, दिस इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं तो इस पेपर के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई नई गैस बना रहे होंगे।
है ना। ये जो पेपर है कार्बन मटेरियल है, अगर इस कार्बन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दूं तो CO2 बन जाएगी, यानी एक नई गैस बनी, CO2 बना, देन इट इज गोइंग टू बी अ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर कागज को फाड़ दिया, सिर्फ टुकड़े ही कर दिए, तो मैं एक फिजिकल रिएक्शन कर रहा हूं, लेकिन इस कागज में अगर मैंने आग लगा दी, देन दैट इज गोइंग टू बी अ केमिकल रिएक्शन, और वो बड़ा खतरनाक रिएक्शन होगा जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो नया सब्सटेंस आपको बनाना है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मैं मिला दूं तो इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इन्हें रिएक्टेंट कहा, जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनके रिएक्ट करने से क्या बना, वाटर बना, जो कि एक नया केमिकल है, तो इसको हम लोगों ने कहा प्रोडक्ट। जो बना है एक रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट कहेंगे, और जो रिएक्ट कर रहे हैं इनिशियली प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनको रिएक्टेंट कहेंगे। तो रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट, और इनसे मिलकर बनता है क्या, प्रोडक्ट, जो कि रिएक्शन के एंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है इसको आप जलाते हैं, तो ये आपका बर्नर है, या फिर आप मैच स्टिक भी ले सकते हैं या कोई लाइटर भी ले सकते हैं। आपको बेसिकली मैग्नीशियम रिबन पे आग लगानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, इसको आप सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम जो रिबन है ये पड़ा पड़ा भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन सकता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट हो चुका है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो अच्छे तरीके से जल नहीं पाएगा। इसीलिए जब भी आपके पास मैग्नीशियम रिबन आए, उसको आप सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन करिए, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हटाई जा सके, और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करिए, जला दीजिए, लाइटर से जला दीजिए। जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो यहां पर आपको कुछ पाउडर सा बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप एक कटोरी में जमा कर सकते हैं। ये जो पाउडर है ये व्हाइट कलर का पाउडर है, यहां पर बन चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना व्हाइट कलर का, यानी एक नया प्रोडक्ट बना है। यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाना भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आपने मैग्नीशियम को जलाया जो कि सॉलिड रिबन था, हवा से जो ऑक्सीजन था वो इसके साथ रिएक्ट कर गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड पाउडर था वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इन रिएक्शंस के दौरान, और क्या क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल गैस कैन बी इवॉल्व। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें गैस निकल जाती है, कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, जैसे यहां पर हम लोग CO2 को रिलीज होते हुए देखेंगे, आज हाइड्रोजन को रिलीज होते हुए देखेंगे, तो कोई गैस निकल सकती है। यस, उसके अलावा अगर आप देखें तो कलर चेंज हो सकता है, आपका जो कंपाउंड है इसका कलर चेंज हो सकता है। कोई हरे कलर का कंपाउंड था वो आपका पिंक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कोई ब्लू कलर का कंपाउंड था वो हरे कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कोई कलरलेस कंपाउंड था वो आपका येलो कलर के कंपाउंड में चेंज हो रहा है। यानी आफ्टर रिएक्शन आपका जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उसका कलर डिफरेंट हो सकता है रिएक्टेंट से, तो कलर में भी चेंज हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, यानी कि आपका कोई सॉलिड रिएक्टेंट था वो गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या सॉलिड रिएक्टेंट था वो लिक्विड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहां पर क्या हुआ, आपका स्टेट चेंज हो सकता है। एक अच्छा सा रेफरेंस देता हूं, हाइड्रोजन गैस है गुरुजी, ऑक्सीजन गैस है गुरुजी, वाटर बना हम सब पीते हैं, क्या है, लिक्विड है, तो गैस गैस मिलके लिक्विड बना बैठी। यस, गैस से क्या बन गया, लिक्विड। क्या फिजिकल फॉर्म, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, बिल्कुल हो गया सर। उसके अलावा देखिए प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट बनना मतलब, प्रेसिपिटेट मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। लेट्स से मैं एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहा हूं, तो टेस्ट ट्यूब में जब मैंने रिएक्टेंट्स डाले तो लेट्स से दो प्रोडक्ट बने। एक प्रोडक्ट तो आपका सॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट पानी में घुल मिल नहीं सकता, तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, टिक जाएगा नीचे टेस्ट ट्यूब पे, बॉटम पे, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी ये बिल्कुल भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे की साइड टिक जाएगा, बैठ जाएगा, पानी से अलग दिखाई देगा, इसकी अलग अलग गिट्टियां जो है आपको नीचे दिख जाएंगी, इसे हम प्रेसिपिटेट कह रहे होते हैं। तो ये इनसॉल्युबल होता है। जैसे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, जो कि आपका व्हाइट कलर का होगा। आगे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एज वेल एज आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। कोई रिएक्शन ऐसा है जिसको करने पे हीट रिलीज हुई, आपका जो बर्तन था जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं, बीकर है, वो गर्म हो गया। कई ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें आपको एनर्जी सामने से लगानी पड़ेगी, जिनमें आपको हीट सामने से देनी पड़ेगी।
है ना। और कई ऐसे रिएक्शन होंगे जिनसे हीट निकल रही होगी, जिनके बाद गर्मी या एनर्जी उत्पन्न हो रही होगी, बन रही होगी। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये पांचों पॉइंट याद रखिएगा, ये पांचों पॉइंट्स मैं आपको गिनाता हुआ ले चलूंगा। कहीं गैस निकलेगी तो मैं आपको गैस बनती हुई दिखाऊंगा, वहां पर ये पॉइंट याद दिलाऊंगा। कहीं आपका स्टेट चेंज होगा तो ये पॉइंट याद दिलाऊंगा, कहीं प्रेसिपिटेट बनेगा तो ये पॉइंट याद दिलाऊंगा, कहीं कलर चेंज होगा तो ये पॉइंट याद दिलाऊंगा, कहीं टेम्परेचर चेंज होगा तो ये पॉइंट याद दिलाऊंगा। ये सारे के सारे चेंजेस जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अगर आप देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। कागज को अगर मैं फाड़ दूं तो वो आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन कागज को अगर मैं जला दूं तो कागज में है कार्बन, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नया प्रोडक्ट बना है। तो क्या ये एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल है सर। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, ग्रेप यानी अंगूरों को सड़ा सड़ा कर फर्मेंट कर करके मैं अगर शराब बना दूं, अल्कोहल बना दूं, तो क्या ग्रेप में आपका उतना अल्कोहल था? नहीं मेरे दोस्त, लेकिन अब इससे फर्मेंटेशन के बाद खूब सारा अल्कोहल बना लिया गया है, नया प्रोडक्ट बना है, अल्कोहल बनी है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, नया केमिकल बन रहा है। स्टोरिंग ऑफ मिल्क, अब मिल्क जो है उसमें आपने थोड़ा सा दही डाल दिया तो मिल्क जो है क्या हो जाएगा? ये आपका दही में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आपके कई सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, इन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। यस, तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं ये आपका दूध से दही बनाने में काम आ रहे होते हैं। तो आपका दूध जो है उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब वो ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो फिजिकल फॉर्म भी आपका चेंज हो गया। यस, फिजिकल फॉर्म भी आपका चेंज हो गया, एज वेल एज यहां पर उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गई। मिल्क अलग है, दही अलग है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है उसकी एक नेल आपने ली, यानी लोहे की एक कील है, उसको बाहर रख दिया मॉइस्चर में। कुछ दिनों बाद अगर आप जाके देखेंगे तो उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर की रस्ट यानी जंग आपको देखने को मिलेगी, तो एक नया केमिकल बनता हुआ दिखाई देगा मॉइस्चर की वजह से। देन डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने लेट से आज आलू का पराठा खाया, आलू के पराठे में क्या है? स्टार्च है। स्टार्च जैसे ही मेरे मुंह में गया, मेरे मुंह में क्या है? सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, पी से स्टार्ट होता है ना, टाइलिन टी से स्टार्ट नहीं होता है ना, तो पी साइलेंट है यहां पर। तो टाइलिन एंजाइम है, या फिर इसको अब हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। तो मुंह में ही स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो जाती है, तो स्टार्च टूटेगा, क्या बनाएगा? ग्लूकोज, तो नया केमिकल बना, तो केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज फिर आगे चल के हमको एनर्जी देगा, जो कि हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा, अगेन एक केमिकल रिएक्शन है। यस, उसके अलावा रेस्पिरेशन, भाई हमने ऑक्सीजन ली, अब ये ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स में जा जाकर ग्लूकोज पे अटैक कर रही है, और क्या बना रही है? CO2 बना रही है, वाटर बना रही है, और एनर्जी रिलीज करवा रही है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके यहां पर बने, CO2 और वाटर बना। एनर्जी कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, एनर्जी साथ में किसी रिएक्शन में बॉन्ड टूटने के कारण निकल सकती है, वो कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप पकड़ थोड़ी सकते हो एनर्जी को। यस, तो आपका CO2 और वाटर जो है दे आर प्रोडक्ट्स, साथ में एनर्जी निकली मुफ्त, राइट। बेकिंग केक, अब आपने बेकिंग सोडा डाला, आपने चीनी डाली, है ना, आपने मैदा लिया, आटा लिया, ये सारी चीजें आपने मिलाई और एक केक तैयार कर दिया, तो एक नया प्रोडक्ट बना। केक एक नया प्रोडक्ट है जो कि इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। सिमिलरली आपके घर में कोई डिश बन रही है, कोई सब्जी बन रही है, कोई खीर बन रही है, हीरा ठाकुर स्पेशल खीर बन रही है मेरे भाई कहीं पर, तो मेरे दोस्त वहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट्स के सम से बना है, एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला है, एक नया केमिकल देखने को मिला है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। केमिकल बैटरी, बैटरी भी आज आपको पढ़ाऊंगा मैं, वहां पर आपका इलेक्ट्रोलिसिस नाम का एक फेनोमेना देखने को मिलता है। यस, यानी वहां पर भी अलग अलग केमिकल्स आपके बन रहे होते हैं। जैसे अगर मैं वाटर को तोड़ूं, अगर मैं वाटर को तोड़ूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाऊं तो वाटर बन सकता है, और वाटर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ दूं तो उल्टा भाग पड़ेगा ये रिएक्शन, मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना, यानी पानी टूट करके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी केमिकल को तोड़ना, उसका लिसिस करना, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस यहां पर हो सकते हैं, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल यहां पर है आपका जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, S माने सॉलिड, और इसको हमने डाला एक सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में, ये सॉल्युबल सोल्यूशन है ना। तो कॉपर सल्फेट का यहां सोल्यूशन है, जिंक है साथ में, तो यहां क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है आपका निकल जाएगा। तो जिंक जो है ये पहले आपका ग्रे कलर का था, जिंक सल्फेट आपका क्या हो गया? कलरलेस हो गया। कॉपर आपका जो सल्फेट के फॉर्म में है ये ब्लू विट्रॉल कहलाता है। आयरन सल्फेट कहलाएगा आपका क्या? आयरन सल्फेट कहलाएगा आपका क्या? ग्रीन विट्रॉल। आयरन सल्फेट जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है।
और ये जो कॉपर है नॉर्मली ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड भी लिख सकते हो, ब्राउन भी लिख सकते हो। आपको कहा जाता है ना कि सुबह सुबह उठ के कॉपर के बर्तन में आप पानी पिया करो, तांबे के बर्तन में पानी पिया करो। वो क्या है, कॉपर ही तो है। तो वो जो बर्तन आपने देखा है वो रेड टू ब्राउन कलर का ही तो होता है ना। और जब ये जो बर्तन है काफी लंबे टाइम तक ऑक्सीडाइज होता रहता है तो ये और काला पड़ जाता है। यस, तो ये आपका ग्रे कलर का जिंक था जो कि आपका अब जो है सल्फेट स्टेट में कलरलेस हो गया, और यहां पर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था जो कि आपका ब्राउन कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर कलर्स का चेंज भी देखने को मिला है, तो कलर भी चेंज हो सकता है। करेक्ट। तो मेरे दोस्त यहां पे अगला जो है रिएक्शन ये आप देखिए, जिंक है, इसमें आपने डाला डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ये कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है इसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए। तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये हमने डाला तो ZnSO4 बन गया, और आपकी हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो मैंने आपको बताया किसी रिएक्शन के दौरान गैस भी निकल सकती है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन गैस निकली। कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे यहां पर आपका कलर चेंज हुआ। आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका अलग अलग जगह पर हम स्टेट चेंज होता हुआ देखते हैं। जैसे दूध से हमने दही बनाया था तो वहां स्टेट चेंज हो रहा था, यहां पर हमारा गैसेस से लिक्विड वाटर बना है तो स्टेट चेंज हो रहा है, गैसेस से आप लिक्विड पे आ रहे हो। टेम्परेचर आपका चेंज हो सकता है, यानी कई ऐसे रिएक्शंस हैं जहां एनर्जी रिलीज हो सकती है। जैसे अगर हम रेस्पिरेशन की ही बात करें तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा मेरे दोस्त तो एटीपी रिलीज होगी ना, एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी भी आपकी रिलीज हो सकती है। और उसके अलावा प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, जैसे कि BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मैं आपको आगे बनता हुआ दिखा रहा हूंगा। तो ये आपके एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमने क्या सीखा मैं रिवाइज करवा देता हूं। केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं या ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, यानी ऐसे प्रोसेसेस जिनमें कोई नया केमिकल बन रहा होता है, इन्हें हम केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं। करेक्ट। अब ये जो केमिकल प्रोसेसेस है इनमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, गैस भी इवॉल्व हो सकती है, और आपका प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। अलग अलग प्रकार के सारे रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। एक रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ा जो आपका PYQ में भी आया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। तो अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है तो उसको आप सबसे पहले सैंड पेपर से रगड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये मैग्नीशियम रिबन अगर हवा में खुला पड़ा हुआ होता है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि इसको बर्न होने से रोकती है, बचाती है। तो इस लेयर को हमें साफ करना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हमने साफ कर दी। अब मैग्नीशियम रिबन चमचमा उठा, इसको हम लोग लाइटर से जला देंगे, और जब जलाएंगे तो हमें पाउडर नीचे की साइड जमा होता हुआ दिखाई देगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड पाउडर होगा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है। यहां तक की बात हमने अभी तक पढ़ी, इसके बाहर कोई बात नहीं है। ये सारे रिएक्शन आपको अलग से देखने को मिलेंगे, इनको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शन का मतलब तो समझ में आ गया सर। अब इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब कोई भी रिएक्शन है उसको मैं इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगा हर बार कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाया, और इसकी और भी बातें लिखनी है। ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है ना। बीच में क्या इस प्रोडक्ट में हमें कुछ और भी देना पड़ा, कुछ और चीजें लगी हैं, कोई कैटलिस्ट लगा है, सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। किन कंडीशंस में ये पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ है, इतनी सारी चीजें बताने के लिए हमें एक सिंपल फॉर्म चाहिए। तो एक सिंपल तरीका, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम सिंबल्स के माध्यम से या फिर फॉर्मूलाज के माध्यम से किसी बहुत बड़े रिएक्शन को लिख पाए, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर इसी रिएक्शन को मैं यहां पे लिखूं तो हाइड्रोजन जो है ये गैस थी इसीलिए G लिखा, सॉलिड मतलब S लिख देता, लिक्विड है तो L लिख देता, एक्वस है यानी पानी में सॉल्युबल कोई चीज है तो AQ लिख देता, एक्वस लिख देता जो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, और इस साइड अगर मैं एरो लगा रहा हूं मतलब इस साइड प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका H2O बनेगा जो कि आपका लिक्विड है। ठीक है, अब आप यहां यह भी बता सकते हो कि इस रिएक्शन के दौरान क्या आपकी हीट लगती है, या आप यहां पर अलग से लिख सकते हो प्लस एनर्जी या प्लस हीट, यानी हीट निकलती है इसके दौरान, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई कैटलिस्ट लगा है तो उसको भी आप इस एरो के पास लिख सकते हो। कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ है, कितने प्रेशर पे रिएक्शन हुआ है, ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। तो एरो के इस साइड हम लोग लिखेंगे आपका क्या, रिएक्टेंट्स, एरो के उस साइड हम लोग लिखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बना, है ना। यानी आप हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे ना तो इस हिसाब से आपका एरो जा रहा होगा। अगर आप वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हो तो एरो उल्टा आ जाएगा। तो एरो ही बताएगा कि आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, किस दिशा में आप रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, रिएक्टेंट किस साइड है, प्रोडक्ट किस साइड है, ये आपको एरो से पता लगेगा। एरो अगर आपने चेंज कर दिया तो सारी की सारी बात जो है उल्टी पुल्टी हो जाएगी।
तो एरो जो है ये डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की, है ना। और ये जो आपका जी है या एल है या AQ है या S है, ये आपका स्टेट बताता है कि एक केमिकल जो लिया गया है वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है, ये आपने देखा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, यहां हमने बोला कि भैया हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, तो सर ये 2 क्या है, सर ये 2 क्या है। एक्चुअल में हमने इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है भाई, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हो आप, मैथ आपका एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट है। 11वीं में तो अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको मैथ चाहिए या बायो चाहिए, लेकिन आज के दिन में मैथ जो है आपके पास एकदम कंपलसरीली प्रेजेंट है। और आपको एक चीज सिखाई जाती है, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो एक साइड जो चीजें हैं दूसरी साइड की चीजों से बराबर होनी चाहिए। यहां पर केमिस्ट्री में भी एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका मास जो है ये हमेशा सेम होगा। यानी यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो यहां भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, यहां 4 हाइड्रोजन है तो यहां भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहां 2 नाइट्रोजन है तो यहां 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, यहां 5 सल्फर है तो यहां 5 सल्फर होने चाहिए। रिएक्शन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स हमेशा बराबर होने चाहिए, ये एक थंब रूल है। ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये बात कह सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने x और y को मिलाकर के XY बनाया, तो यहां पर x2 था, y2 था, यहां XY लिख दिया, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं सर, यहां आपके 2x हैं, यहां आपके 2y हैं, इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2x हो गए 2y हो गए, तो आगे 2 लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। करेक्ट। सिमिलरली यहां पर आपका H2 था, यहां पर O2 था, यहां पर है आपका H2O। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहां आपके 2 हाइड्रोजन, यहां आपके 2 हाइड्रोजन, यहां आपका 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहां सिर्फ 1 ऑक्सीजन, तो इसको 2 कर देंगे मेरे भाई, इसको 2 कर देंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन यहां हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया, ये जो है आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं, एज वेल एज कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि ये रिएक्शंस बैलेंस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन मैंने दे रखी है कि आयरन जो है इस पे वाटर आपने लगाया और बन गया Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। यानी ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, गैस रिलीज होती है। कोई भी गैस रिलीज होती है तो आप उसके ऊपर एरो बना सकते हैं। कोई गैस उड़ रही है तो आप एरो बना सकते हैं कि ये गैस ऊपर जाएगी, और कोई प्रेसिपिटेट है तो आप नीचे एरो लगा सकते हैं। ये जो मैंने यहां लगा रखा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, नीचे एरो लगा सकते हैं कि कोई चीज नीचे बैठ गई है। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, यहां मैंने रिएक्शन कराया तो ये आपका वाटर है, कोई चीज सॉल्युबल नहीं है इसमें, तो एकदम नीचे बैठ गई, तो ये क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है, इसको मैंने कह दिया नीचे बैठ गया, तो नीचे का एरो लगाया। यहां से कोई गैस निकली तो उड़ करके ऊपर चली गई, तो इसको मैं ऊपर के एरो से दिखाता हूं, कोई गैस जो है वो उड़ करके ऊपर भाग गई है। यस, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर मेरे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि आयरन पे आपने वाटर लगाया तो Fe3O4 बना और H2 गैस निकल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट बनानी है ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड। अगर मैं देखो आयरन, तो LHS में कितने हैं, यहां पे एक ही आयरन है तो 1 लिख दिया, यहां Fe3 है तो 3 लिख दिया। यहां अगर मैं H की बात करूं तो H2 है यानी 2H है, यहां क्या है, H2 है यानी 2H है, यानी ये पहले से बैलेंस्ड है। फिर अगर मैं O की बात करूं, यहां एक ही जगह पर O है तो आपका एक ही O है, यहां आपका O4 है यानी 4 O है। तो मुझे यहां कौन कौन से नंबर देखने को मिले, सर मुझे नंबर देखने को मिले 1 2 3 4 1 2, ये नंबर देखने को मिले, 1 2 3 4 चारों नंबर देखने को मिले। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, आपके यहां पर है ऑक्सीजन के RHS में। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, एटम्स जिसमें सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले बैलेंस करो। तो यहां पे क्या है, आपके 4 ऑक्सीजन है और यहां पे इस साइड H2O में एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां 4 लगा दो, यहां 4 लगा दो। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गए? किसी और चीज को हमने नहीं छेड़ा है, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। जिसमें सबसे ज्यादा एटम है उसको बैलेंस कर दो। यहां O4 था सबसे ज्यादा, यहां भी 4O हो गया, एकदम बराबर हो चुकी है ये चीज। अब इसी के बेसिस पे, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया है, इसी के बेसिस पे आप आयरन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, है ना। जैसे यहां पर क्या है, आपका Fe1 है, यहां पर Fe3 है, यहां पर Fe3 है, करेक्ट। यहां पे 3 Fe और यहां पर 1 Fe, तो इसके आगे 3 लगा दो, तो यहां पर भी 3 Fe हो गए, यहां पर भी Fe3 हो गए।
तो आयरन भी बैलेंस, और हमने ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस कर दिया था, बचा सिर्फ आपका हाइड्रोजन, सिर्फ आपका हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं आपके, 2 हैं, यहां पर हाइड्रोजन आपके 2 हैं, और यहां जैसे ही मैंने 4 लगाया H2O के आगे, तो यहां पे हाइड्रोजन 2 थे, इंटू 4 यानी 8 हो गए। तो यहां आपके 8 हाइड्रोजन, यहां आपके 2 हाइड्रोजन, तो इसको 4 से इंटू कर दो, तो ये भी हो गए 8, आयरन हो गए 3, यहां भी 3, यहां हाइड्रोजन 8, यहां भी 8, यहां ऑक्सीजन आपके 4, यहां भी 4, पूरा बैलेंस हो गया। फिर चेक कर लो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, आप यहां पे कोई नंबर ऐड कर रहे हो, किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, वहां पे मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो एक बार फाइनली जाके चेक कर लो कि क्या सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स बराबर हैं LHS और RHS में। इफ यस, तो खेल खत्म हो जाता है। यानी अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है, आपको सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन को देखना है, आपको हर एक एलिमेंट के एटम काउंट करने हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे, राइट हैंड साइड में कितने। हाइड्रोजन के काउंट कर लो, लेफ्ट साइड में कितने, राइट साइड में कितने। आयरन काउंट कर लो, लेफ्ट साइड में कितने, राइट साइड में कितने। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर आया, चाहे LHS का हो चाहे RHS का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा जो नंबर आया उसको सबसे पहले बैलेंस कर दो, बाकी सारे जो है ऑटोमेटिकली फिर आसानी से बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ रेफरेंस लेके दिखाता हूं, यह है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसको बैलेंस करेंगे। जैसे यहां पे जिंक प्लस HCl बन गया ZnCl2 एंड H2, यहां भी गैस निकली, यानी ये भी ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस इवॉल्व होती है, करेक्ट। H2 गैस निकली, तो यहां क्या है, यहां भी एक जिंक, यहां भी एक जिंक, करेक्ट है। यहां आपका एक Cl, यहां Cl2, 2 Cl, यहां एक हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला, सर 2। 2 ही क्लोरीन है, 2 ही हाइड्रोजन है, किसी को भी पहले बैलेंस कर लो, हम लोग क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। तो लेट्स से यहां पर है आपका Cl2, यहां है आपका एक Cl, तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूं, तो 2 Cl हो जाएंगे, इसके आगे मैंने 2 लगा दिया। अब मुझे हाइड्रोजन देखना है, यहां H2 है, यहां 2 लगाने के बाद यहां भी H2 हो गया, और जिंक पहले से ही आपका बराबर था, तो मैंने सिर्फ यहां पे 2 लगाया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, यानी पहले स्टेप में ही मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरा देखो, यहां पर मैंने कहा आपका आयरन जो है 1 है, यहां आयरन आपका 1 है ना, और Fe3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आयरन हो गए, यहां 1 आयरन, यहां आपके 3 आयरन, यहां 1 ऑक्सीजन, यहां O × 4 यानी 4 ऑक्सीजन, यहां आपका H2 यानी 2 हाइड्रोजन, यहां आपका H2 यानी 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो आपका पहले से बैलेंस्ड है, यहां पर 1 आयरन है, यहां पर 3 आयरन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन। पहले किसको बैलेंस करोगे सर, 4 नंबर मिल गया, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, तो H2O के आगे 4 लगा दूंगा, H2O के आगे 4 लगा दूंगा, H2O के आगे 4 लगा दूंगा। सबसे बड़ा जो आपका एटम था जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे वो बैलेंस हो गया। अब देखो मेरे भाई, 4 लगाने के बाद क्या कंडीशन हुई, यहां पे 4 अगर लगा दिया है तो हाइड्रोजन हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन है यहाँ 2, करने हैं 8, तो यहाँ 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आयरन है आपके 3, यहाँ पे आपका आयरन अकेला है, इसके आगे 3 लगा दो, तो यहाँ भी आयरन 3, यहाँ भी आयरन 3, यहाँ भी अब आपके ऑक्सीजन हो गए हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन हो गए हैं 4, यहाँ आपका H2 × 4 यानी हाइड्रोजन हो गए हैं 8, यहाँ H2 × 4 हाइड्रोजन हो गए हैं 8। सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा एटम है उसको पकड़ो, आगे के सारे बैलेंस होते चले जाएंगे। यानी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, इसको करते हैं BaCl2 + Al2SO4 3 = BaSO4 + AlCl3। ये BaSO4 कहीं सुनेला लगता है, कहीं देखेला लगता है, यस सर, BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो क्या यहाँ पर आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, एकदम बनेगा गुरुजी। तो प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल हो गया। यहां देखो क्या हुआ, BaCl2 Al2SO4 3, आराम से कैलकुलेट करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे Ba कितने हैं, एक ही जगह पर है, तो Ba है 1, Cl2 इसमें नहीं है, यहीं पर है, Cl2 यानी 2 है Cl, Al2 यानी 2 है एल्यूमिनियम। अब इसको बाहर भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे S जो है इसके बाहर आपका 3 है, तो S हो गए 3, और O4 है इसके बाहर 3 है, यानी O4 × 3 यानी O हो गए 12, ठीक है, O हो गए 12। यहां 1 बेरियम, 1 सल्फर, ऑक्सीजन 4, 1 एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपके 3, ये आपके रिएक्शन है। अब सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला, खुद देखिए, बेरियम है आपका 1, Cl है आपके 2, एल्यूमिनियम है आपके 2, सल्फर है आपके 3, ऑक्सीजन 4 × 3 यानी है 12। 12 से बड़ा नंबर तो यहां पर है ही नहीं, यानी ऑक्सीजन यहां पर क्या है आपके 12, और ऑक्सीजन यहां पर है नहीं, यहां पर है आपके 4 है, 12 करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे गुरुजी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, है ना। यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 × 3 12, ऑक्सीजन यहां पर थे 4 × 3 12, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन जब यहां पर 3 लगाया तो सल्फर हो गए अब × 3 3,
सल्फर हो गए अब इंटू 3 3, ये भी बैलेंस्ड है, और Ba हो गए आपके 3, यहां पर Ba है आपका 1, तो क्या इसके आगे 3 लगा देंगे? लगा देंगे गुरुजी, है ना, तो ये भी 3 हो गया। इसके बाद देखो मेरे भाई, यहां पर आपका Cl2 है, यहां पर आपने अगर 3 लगाया और इसके आगे अगर आपका Cl2 आ गया है, यानी कि Cl हो गए अब 6 और आपके Ba हो गए 3, है ना, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहां है Cl3, यहां है Cl2 इंटू 3, यहां है 3 तो इंटू 2 कर दो, बराबर हो गया। यहां पे Al देख लो, Al2 था, यहां पे 2 इंटू Al, ये भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। यानी सबसे ज्यादा जिसमें एटम है उसको अगर बैलेंस कर दिया तो बाकियों को बैलेंस करना कंपैरेटिवली आसान है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीवाईक्यू में आई हुई है। यहां पर आप चाहो तो सीधा याद कर लेना कि 4 NO2 निकलेंगे इस लेड वाले रिएक्शन में, जो आपका लेड नाइट्रेट है इस वाले रिएक्शन में 4 NO2 निकलेंगे। यहां पर क्या करना होता है, यहां पे अगर आप इसको सिंगल रखोगे, सबसे ज्यादा एटम्स वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा कि यार सबसे ज्यादा एटम वाले तरीके से ना सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर देखो, यहां पे 2 आप PbNO3 ले लोगे ना, तो यहां पर आपका ये खेल जो है आसान हो जाएगा। फिर इससे 2 PbO निकल जाएंगे, 4 NO2 निकल जाएंगे और O2 निकल जाएगा। इसको आप करके देखना, आसानी से हो जाएगी। यानी सेम तरीका, थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन सेम तरीके से हो जाएगी। जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा एटम कहां मिलेंगे, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, ये NO3 है, इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज यहां पर 6 आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। फिर बाकी जगह पर आपको देखने को मिलेगा यार 6 ऑक्सीजन से भी बात बन नहीं रही है, क्योंकि यहां पर O2 है और O2 है ना, यानी यहां 4 है, यहां 6 है, डबल सिंगल का कोई चक्कर नहीं है। यहां अगर 6 है, यहां 3 होते तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर निकल जाता। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों जगह मल्टीपल में आ रहा हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 6 की जगह कर देंगे 12, और इसको हम क्या कर देंगे O2, इसको हम क्या कर देंगे, बेसिकली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 8, यहां पर आपका 2 10, और यहां पे 2O दैट इज 12। अब ये हो जाएगा, 6 वाले केस से नहीं हो पाता, 12 वाले केस से आराम से हो जाएगा। यानी कि यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, करके देखोगे आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। तो ये है आपका मेथड ऑफ बैलेंसिंग। आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से आपको बैलेंसिंग सिखा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, वो भी आसान है। ये वाला जो मेथड है ये कंपैरेटिवली सबसे आसान है और एनसीईआरटी में दिया गया है, तो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से आपको यही मेथड लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में। बाकी कई जगह पे क्या होता है, पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, वो तरीका भी सही है। 4 चीजें बैलेंस करनी होती है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो तरीका भी सही है। लेकिन अभी आपको यही नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, तो कैसे कर पाओगे? तो अभी के लिए वो तरीका सही नहीं है। जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब वो तरीका सबसे बेस्ट है। लेकिन आप यही अगर तरीका अपनाएंगे, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। यस, आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम लिख लेने हैं, LHS में कितने, RHS में कितने, जिसका नंबर सबसे ज्यादा, जिसके एटम सबसे ज्यादा, उसको सबसे पहले बैलेंस कर दो। बचे हुए आपके ऑटोमेटिकली फिर हिट एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाएंगे। एक से अगर आप बैलेंस कर दोगे, बाकी सारे फिर बैलेंस हो जाते हैं। जरा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आपको इसमें लगाना पड़ा। बाकी सारे तो आसान थे, इसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग खर्च हुआ, लेकिन हम लोगों ने कर दिया इसको भी। यस, अब हमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखने हैं। तो हमारा सिलेबस जो है इसमें 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही साफ साफ पता लगता है, कोई इसमें झोल झमेला है नहीं। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, 2 रिएक्टेंट थे, कंबाइन करके अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिले जहां पे मल्टीपल चीजें मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी मल्टीपल चीजें कंबाइन हो गई हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, अगर डीकंपोजिशन की बात करें, डीकंपोज होना यानी टूटना, तो अगर एक ही चीज टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट मल्टीपल बन रहे हैं, तो आप कहेंगे डीकंपोजिशन हो गई है। तो इन दोनों को पहचानना तो सबसे आसान है। अगर कई चीजों से मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, चीजों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और एक ही चीज को तोड़ करके अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब आप चीजों को डिकंपोज कर रहे हैं, तो डिकंपोजिशन, ये समझना सबसे आसान है, राइट। सो मल्टीपल रिएक्टेंट्स जो है ये कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई जो है, इन्होंने मिल करके एक ही प्रोडक्ट बना लिया, एक्स वाई, एक ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, यानी पक्का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए स्लेक्ड लाइम में और क्विक लाइम में। तो क्विक लाइम क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है। क्विक लाइम में आपने वाटर ऐड किया और धीरे धीरे ऐड किया, स्लोली ऐड किया, क्योंकि ये क्या है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है, इसमें हीट निकलती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप बहुत ज्यादा क्विक लाइम के अंदर बहुत ज्यादा पानी एक साथ ऐड कर दोगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है रिएक्शन, इसलिए आप धीरे धीरे पानी ऐड करते हो। तो CaO यानी क्विक लाइम में आपने क्या किया, पानी धीरे धीरे ऐड किया, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और इसके साथ हीट निकली। तो मैंने आपको बताया था हीट जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बना, CaO में आपने H2O जोड़ दिया, CaOH2 बना, एक ही प्रोडक्ट बना, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो CaO वाज क्विक लाइम एंड CaOH2 वाज स्लेक्ड लाइम, जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है। यानी घर में जो चूना होता है ना, जो हम कर रहे होते हैं, वहां आपका CaOH2 यूज होता है। अब चूना जब आप करते हो तो आपको लगता है कि अरे यार दीवार तो बहुत भद्दी लग रही है, दीवार तो बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो जो CaOH2 है वो कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद एटमॉस्फेयर की CO2 को ले लेता है और CaCO3 बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये आपका शाइनी व्हाइट होता है ना। इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं आपका CaCO3 को, और इसी CaCO3 को आप मार्बल भी कहते हैं। मार्बल जैसा कलर आ जाता है। जो एक्चुअल मार्बल है, जो संगमरमर है, वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, बहुत टफ स्टेट में होता है। यस, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपका CaOH2 है, ये एक्वस है ना, लिक्विड फॉर्मेट में था, तो आपने क्या किया, दीवार पे रंग दिया, उसके बाद वो जो है आसपास की CO2 को लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और दीवारें 2-3 दिन बाद आपको ज्यादा चमकदार, सूखने के बाद ज्यादा चमकदार नजर आ रही होती हैं। इसे हम लाइमस्टोन या मार्बल भी कह रहे होते हैं। अदर एग्जांपल्स देख लीजिए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोल माने कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के CO2 बनाया, एक ही प्रोडक्ट बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आपका वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के वाटर बना डाला, एक ही प्रोडक्ट बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, MgO ने वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH2 बनाया, एक ही प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, तो आपका कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो शाइनी ब्राउन टू ब्लैक कलर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड का। यस, यानी मैंने आपको बताया था कॉपर जो है, तांबा जो है, ये किस कलर का होता है, रेडिश टू ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन जब इस पे ऑक्सीजन चढ़ जाएगी, अब आपका कोई तांबे का ग्लास है, घर में रखा हुआ है, आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अब उसको अगर आप रेगुलरली साफ नहीं करेंगे ना, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वहां पर आपकी ऑक्सीजन जमा होती चली जाएगी, इस कॉपर के साथ रिएक्ट करती चली जाएगी, और कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, आपके तांबे का जो बर्तन है वो काला पड़ता हुआ चला जाएगा, तो ये आपका ब्लैकिश कलर का देखने को मिलेगा। यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट बना, तो अल्टीमेटली ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, जैसा मैंने बताया, यहां पे एक रिएक्टेंट टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब किसी चीज को आप डिकंपोज कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आपको अलग अलग चीजों से मिल सकती है। यानी आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत पड़ रही है, आप करंट लगा करके किसी चीज को तोड़ रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आप क्या कर रहे हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हो या फोटोलिसिस करा रहे हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोसिंथेसिस में भी हम लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी फूड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो फोटोलिसिस यानी लाइट के प्रेजेंस में टूटना, तो लाइट से जो एनर्जी आएगी उससे आप चीजों को तोड़ रहे हैं, केमिकल्स को तोड़ रहे हैं। एंड तीसरा होता है थर्मल। थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। तो मेरे भाई थर्मो जो वर्ड है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी आप हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को तोड़ने के लिए। यस, अगर किसी रिएक्शन से हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो एक्स का साउंड आ रहा है, एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब एग्जिट ले रही है हीट, लेकिन एंडोथर्मिक एन यानी एंट्री ले रही है हीट, आपको हीट देनी पड़ रही है, किसी रिएक्शन में एंट्री करानी पड़ रही है हीट की, तो आप थर्मली क्या कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, टेम्परेचर के इस्तेमाल से चीजों को तोड़ रहे हैं। ये 3 प्रकार के आपके डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, यानी आप हीट भी दे सकते हो, टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप सनलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस एज वेल एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी टेम्परेचर की वजह से चीजों का टूटना। तो यहां पर हम फेरस सल्फेट को तोड़ रहे हैं, यानी FeSO4 को तोड़ रहे हैं। ये जो FeSO4 है ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर की होगी, एंड इसके साथ
SO2 और SO3 निकलेंगे, यानी SO2 और SO3 निकलेंगे। ठीक है, SO2 SO3 निकलते हैं जब आप FeSO4 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बनी और SO2 और SO3 यहां पर निकले। ये जो SO2 और SO3 है ना, ये आपके थोड़े से खराब गैसेस माने जाते हैं। इनका नेचर क्या है, आपका एसिडिक होता है ना, इनकी स्मेल जो है थोड़ी सफोकेटिंग होती है, और ये पॉल्यूटेंट्स भी माने जाते हैं। मेरे दोस्त, आपने लाइकन का नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। एल्गी और फंगस की एसोसिएशन को हम लोग लाइकन कहते हैं। जब आप जंगलों में जाते हैं ना, कहीं अगर आप घूमने गए हैं, मनाली गए हैं, मसूरी गए हैं, तो जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उन पे आपको पीले कलर का, सफेद कलर का पैच दिखाई देता है। वो एक्चुअल में एक एसोसिएशन है। एल्गी और फंगस वहां पे दोस्ती बना के रह रहे होते हैं। तो वो जो आपके लाइकन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही देखने को मिलते हैं जहां पॉल्यूशन कम है। क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं ना, हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो बाइक्स हैं, इनसे गैस निकलती है जिसका नाम है SO2। तो शहरों में जहां ज्यादा SO2 निकलती है वहां लाइकन नहीं रह पाता, यानी लाइकन को पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत है, SO2 से बहुत दिक्कत है। ये सवाल आप आगे चल के पढ़ेंगे। SO2 जो है ये लाइकन को जिंदा नहीं रहने देता। लाइकन इज वेरी सेंसिटिव टू SO2। अगर आसपास SO2 है तो लाइकन ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी SO2 क्या है, एक पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट जो है माना जाता है, पॉल्यूशन कॉज करता है ना, सफोकेटिंग से इसकी स्मेल होती है, एसिडिक इसका नेचर है, इसीलिए आप इसको जेंटली वेफ्ट करते हैं। यानी यहाँ पे मोहतरमा है, ये क्या कर रही हैं, सेम रिएक्शन कर रही हैं। यहाँ पे इन्होंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले रखे हैं, है ना। इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, ये नीचे बर्नर लगा हुआ है, इस पे हीट कर रही हैं। तो फेरस सल्फेट को जब इन्होंने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना और SO2 और SO3 बना। तो जो आपका फेरिक ऑक्साइड है वो तो बना मेरे दोस्त, लेकिन उसके अलावा जो SO2 और SO3 है ना, वो आपकी बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग स्मेल लेकर बैठे हुए हैं, सफोकेटिंग स्मेल लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए मोहतरमा क्या कर रही हैं, जेंटली उसको वेफ्ट कर रही हैं अपनी तरफ, थोड़ा बहुत उसको सूंघने के लिए कि हाँ SO2 SO3 बना है या नहीं है, पता लगाने के लिए। आप डायरेक्टली मुंह के आगे बर्नर करके और फिर जो है टेस्ट ट्यूब को नहीं सूंघते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग हो सकती है, कई देर तक आपके आंसू रुकेंगे ही नहीं। इसीलिए आप जो है इस गैस को डायरेक्टली मत लीजिएगा। इसलिए इसको आप क्या करते हैं, दूर रखते हैं और ऐसे जेंटली वेफ्ट करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, और ये जो FeSO4 है, इसको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये पहले से आपकी सूखी हुई थी, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो ये जो FeSO4 है ना, ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, और आपका क्या बना लेता है, FeSO4.7H2O। यानी ये जो FeSO4 है ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता है और इसके ग्रीन क्रिस्टल्स आपको फिर दिखाई देने लगते हैं। तो पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस FeSO4 में से वो 7 वाटर मॉलिक्यूल भगाने पड़ेंगे हीट करके, उसके बाद वो काम आएगा। इससे अच्छा पहले ही आप ड्राई टेस्ट ट्यूब रखो, पहले ही पानी को निकाल दो, है ना। तो यहां पर जो गैस बनी है आपकी फेरिक ऑक्साइड, यहां से जो गैस आपको निकलती हुई दिखाई देगी ये आपको ब्राउन कलर की दिखाई देगी। तो आप ये लड़की वाला जो इमेज है इसमें इमेजिन कर लो कि आपका ब्राउन कलर के जो है यहां पर आपको फेरिक ऑक्साइड बनती हुई दिखाई देगी, सॉलिड, है ना, और आपका SO2 SO3 निकल रहे हैं। तो ये तो सॉलिड है, तो नीचे ब्राउन कलर का आप इमेजिन कर लो कंपाउंड, और ऊपर SO2 SO3 जो है ये आपके कलरलेस से है, लेकिन इनको आप क्या कर रहे हो, जेंटली वेफ्ट कर रहे हो। इस हिसाब से याद रख लेना, तो आपकी विजुअल मेमोरी में ये चीज सेट हो जाएगी। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी आप क्या कर रहे हो, लाइमस्टोन अभी जो पढ़ा था, मार्बल जो अभी पढ़ा था, इस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट दे दी, ट्रायंगल मानी हीट दे दी, तो ये CO में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम क्विकलाइम कह रहे थे। CaOH2 जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कह रहे थे, तो CaO बना क्विक लाइम और CO2 निकल गई। ये जो क्विक लाइम है ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम आ रही होती है, करेक्ट। और डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट अभी हमने करके देखा था जब हम रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे, उस टाइम पर मैंने बताया था, आगे भी पढ़ेंगे। ये वाला रिएक्शन यहां पर है, यस, ये वाला रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो 4NO2 अगर आप याद कर लेंगे पहले ही तो आपको बैलेंसिंग में आसानी होगी। तो मेरे भाई ये जो नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। जब आपने लिया था इस टेस्ट ट्यूब में तो ये लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था, लेकिन मेरे दोस्त इसके बाद आपका लेड ऑक्साइड जो बना ये येलो कलर का है, और यहां से जो गैस निकलेगी, जो आपकी NO2 निकलेगी, ये आपकी ब्राउन कलर की होगी। तो ब्राउन कलर की आप ये गैस इमेजिन कर सकते हैं, NCERT में भी ब्राउन कलर की दी हुई है। तो एसिडिक गैस है और आपकी इरिटेटिंग गैस है, इसकी भी स्मेल कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको भी आपको सूंघने की आवश्यकता नहीं होती। यस, तो लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट वाले एक्सपेरिमेंट में आपकी जो गैस निकली ये आपकी ब्राउन कलर की थी, करेक्ट। और नीचे जो आपका सामान बचा वो येलो कलर का था, और आपका जो फेरस सल्फेट वाला एक्सपेरिमेंट था, यहां नीचे जो सामान आया वो आपका ब्राउन कलर का था, और गैस जो निकली वो आपकी कलरलेस थी। तो आप NCERT में इन दोनों चीजों को मार्क कर लेंगे तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, करेक्ट।
तो आपने क्या किया, आपने अभी हीट की वजह से, हीट की मदद से चीजों को तोड़ा, डिकम्पोजिशन की आपने हीट की वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसे कहा। जहां ये ट्राइंगल लग जाए मतलब आपने हीट दी है, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है रिएक्शन कराने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है लाइसिस कराने के लिए, चीजों को तोड़ने के लिए। तो यहां मैं वाटर को तोड़ के देख रहा हूं। तो यहां एनसीईआरटी में सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप में आपने क्या लिया है, प्लास्टिक का एक मग्गा लिया है। प्लास्टिक का मग्गा क्यों लिया, क्योंकि प्लास्टिक का मग्गा जो है इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता, तो आपका जो मेन करंट वाला सेटअप है ये डिस्टर्ब नहीं होगा इस मग्गे की वजह से। और यहां पर आपने ग्रेफाइट की रॉड ली है। ग्रेफाइट की रॉड क्यों ली है मेरे भाई, क्योंकि ये इनएक्टिव होती है, ये आपकी बाकी केमिकल्स के साथ छेड़खानी नहीं करेगी, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो हमारे मेन रिएक्शन के साथ छेड़खानी ना करे, कंटेमिनेशन ना करे, तो ग्रेफाइट रॉड इसीलिए ली। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां पर हमने क्या लिया, बैटरी लगा दी, और बैटरी के बाद हमने यहां पर जो वाटर है इसको तोड़ना शुरू कर दिया, करंट दे दिया। तो वाटर को जब आप तोड़ोगे तो इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बनता हुआ देखोगे, है ना। तो यहां पर ये जो ट्यूब है, यहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर बनती हुई दिखाई देगी, ये गैसेस जो है यहां पर जमा हो जाएंगी। तो यहां पर आप प्योर वाटर नहीं लेते। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्योर वाटर नहीं लेते इस एक्सपेरिमेंट में, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, आपको करंट दौड़ाना है। तो प्योर वाटर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हो, है ना, या फिर आप थोड़ा सा इम्प्योर पानी लेते हो जिसमें कुछ आयंस पहले से प्रेजेंट हो, तो वो करंट को बढ़िया तरीके से पास कराते हैं। तो यहां करंट पास होना शुरू हो जाएगा। करंट अगर पास होना शुरू हो जाएगा तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अभी जो हाइड्रोजन है, इस गैस की प्रेजेंस को आप कैसे वेरीफाई करते हो कि हाइड्रोजन बनी है नहीं है? हाइड्रोजन जो है ये आपकी ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी इसके पास अगर आप फ्लेम इसको करने की कोशिश करोगे तो बुक की आवाज आएगी, पॉप की आवाज आएगी और ये जलना शुरू हो जाएगी। एंड मेरे भाई ऑक्सीजन जो है ये भी आपका कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी कहीं अगर आग लग जाती है तो वो आग बढ़ती ही रहती है अगर आसपास अच्छी खासी ऑक्सीजन है तो। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, लाल लाल कलर के डब्बे, उनसे आपको आग बुझानी पड़ती है। उस एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, उसमें आपकी CO2 होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, आग और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है आग बुझाने के, और ऑक्सीजन काम आती है आग जलाने के। एंड हाइड्रोजन जो है ये खुद इनफ्लेमेबल है, यानी खुद भी जल सकती है, पॉप साउंड के साथ ये जो है जलती है। तो मेरे दोस्त यहां पे दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस बैटरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैटायन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एनायन जो है ना, कैट आयन पॉजिटिवली चार्ज, एन आयन नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो नेगेटिवली चार्ज को एनायन कहा, कैटायन को कहा पॉजिटिवली चार्ज आयन। यहां पर आपका प्लस माइनस कैथोड और एनोड भी प्रेजेंट होता है। तो कैथोड कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा, और एनोड पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखना है। एक बहुत रील जो है एक वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, शायद आपने देखी होगी। एक सर हैं गा गा के पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं कैटायन जाए कैथोडे, एनायन जाए एनोडे। तो कैटायन कैथोडे क्यों जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, कैटायन पॉजिटिव है तब जाके नेगेटिव कैथोड पे जाएगा ना, और एनायन नेगेटिव है तब जाके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा, करेक्ट। तो यहां आपको इस पर्टिकुलर बीकर में, इस पर्टिकुलर प्लास्टिक के मग में आपको कैथोड पे कौन देखने को मिलेगा, एनोड पे कौन? तो आप याद करिएगा, कैथोड CATH हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन बनेगा कैथोड पे, एनोड ANO, O पहले आ रहा है, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे। वहां H पहले आ रहा है, हाइड्रोजन कैथोड, O पहले आ रहा है, एनोड ऑक्सीजन। सिंपल तरीके से याद करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखो मेरे भाई, अगर हमने दो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा तो यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन बने और एक ही O2 बना, एक ऑक्सीजन बना, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल बनती है, दो है ये एक है। तो इनका अगर आप रेशियो देखें तो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन हो जाएगा 1:2, यानी हाइड्रोजन डबल है, 2 है, ऑक्सीजन आपकी सिंगल है। तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ कम गैस बनी हुई है, यहाँ ज्यादा गैस बनी हुई है। ज्यादा गैस कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन, कम गैस कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन। आप इस सेटअप को देख के ही बता सकते हो कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के एक अच्छा क्वेश्चन बना दूं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्यार से लॉजिक से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोटोलिसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में चीजों को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिल्वर के दो कंपाउंड हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में ये इस्तेमाल होते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो हम कहते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। और इनको ब्लैक कलर की कांच की बोतल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये फोटोलिसिस दिखाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं। अगर मुझे AgCl की जरूरत है
और मैं उसे सफेद कलर की बोतल से निकाल रहा हूं, तो मुझे पता लगा कि AgCl जो है वो तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट चुका है पहले ही, उस पर तो लाइट आकर के अटैक कर चुकी है। तो मुझे अगर कभी AgCl चाहिए तो मैं चाहूंगा कि ये मुझे सेफ मिले, एंड दैट्स व्हाई आई स्टोर देम इन डार्क बॉटल्स। यस, इसलिए मैंने डार्क बॉटल्स में स्टोर करता हूं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, AgCl और AgBr दोनों ही। तो AgCl जो है ये आपका व्हाइट कलर का होता है ना, और सनलाइट में ये क्या बना लेता है, सिल्वर आपका ग्रेइश कलर का बना लेता है, और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिमिलरली AgBr जो है ये भी आपका सिल्वर बना लेता है, और Br आपका सेपरेट हो जाता है। तो AgCl और AgBr दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होंगे, और डार्क कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर होंगे। ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में शब्द आ रहा है डिस्प्लेस। आपने किसी चीज की प्लेस को चेंज कर दिया, उसको धक्का मार के निकाल दिया। आपने किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी प्लेस पे से हटा दिया। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ताकतवर हो। लेट्स से मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैंने आपको चमाट मार के आपकी सीट पे से उठा दिया। कोई और मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसने मुझे चमाट मार के मेरी सीट पे से उठा दिया और खुद बैठ गया। तो ज्यादा ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमी को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली यहां पर आपका ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को, जो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है वो जल्दी रिएक्ट करके दूसरे वाले को हटा देगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो चुपचाप हट जाएगा, उसे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सिद्धांत है। अब आपको कैसे पता लगेगा सर कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव? सीधा सीधा ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी। एक जो लड़का है वो लड़की से कार मंगाता है ना, और गाड़ी में बैठ करके दोनों जो है पब में जाते हैं। पब में जाकर के लड़का जो है लड़की को हक करता है, प्रपोज करता है, पहले चांदी की अंगूठी देता है मंगनी पे, फिर उसके बाद सोने की अंगूठी दे देता है। यही होता है। तो एक छोटी सी प्रेम कहानी है ना। मोर टू लेस रिएक्टिव, यानी ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कुड़ी नाल कार मांगो, बहुत फेमस ट्रिक है। कुड़ी नाल कार मांगो, यानी कि कुड़ी से कार मांगो, लड़की से कार मांगो। के फॉर पोटेशियम है ना, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, सीधा सीधा आ रहा है। मांगो दैट इज Mg मैग्नीशियम। गाड़ी कौन सी मांगनी है? ऑल्टो, जेन या फरारी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्टो है तो बहुत बढ़िया है ना, जेन है तो और बढ़िया, फरारी है तो और बढ़िया मेरे भाई। तो ऑल्टो यानी एल्यूमिनियम, जेन यानी Zn जिंक, एंड फरारी यानी आयरन। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी, यानी कुड़ी फॉर के दैट इज पोटेशियम, नाल दैट इज Na दैट इज सोडियम, कार दैट इज Ca कैल्शियम, मांगो दैट इज Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो Al दैट इज एल्यूमिनियम, जेन दैट इज Zn जिंक, फरारी Fe दैट इज आयरन, Fe फॉर आयरन है ना। कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी। फिर पब हम चले, पब हम चले, Pb यानी लेड, हम दैट इज हाइड्रोजन जो कि सबसे स्पेशल है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसको यहां पर अलग से हाईलाइट किया हुआ है। एंड मेरे भाई चले दैट इज सी दैट इज कॉपर, क्योंकि आपका ये जो Ca है कार वाला, ये तो कैल्शियम पहले अलग लिख लिया था, यहां पे आया आपका क्या? कॉपर। फिर यहां पर हग किया दैट इज Hg यानी मर्क्यूरी। फिर सिल्वर की रिंग दी यानी Ag की रिंग दी, और उसके बाद गोल्ड की रिंग दी यानी Au की रिंग दी। Ag Au आर द बेसिकली एलिमेंटल नेम्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले चांदी की अंगूठी फिर सोने की अंगूठी। तो इस तरीके से कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी। फिर पब हम चले, पब चले गए है ना, फिर जाके वहां पे हक किया, सिल्वर रिंग दी, गोल्ड रिंग दी। ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जिंक को सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है? सर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर की साइड है, बिल्कुल कर सकता है। क्या सोडियम को पोटेशियम डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या कॉपर को लेड डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या जिंक को आयरन डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन नीचे की साइड आ रहा है, कम आपका ये रिएक्टिव होगा। यानी कई आपको ऐसे केसेस दे दिए जाएंगे कि यहां पर है आपका जिंक है ना, और उसका कोई कंपाउंड दे दिया और साथ में लिख दिया आयरन। तो बताओ क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, आयरन का दम ही नहीं है कि वो जिंक को हटा दे, है ना। तो यहां पर इस प्रकार के रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, करेक्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे यहां पर अगर मैं आपको एक रेफरेंस लेके बताऊं तो आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू विट्रॉल जिसे मैं कह रहा था, और FeSO4 मैंने बताया ग्रीन विट्रॉल इसको कहा जाता है, और कॉपर जो है तांबा ये तो आपका ब्राउन कलर का होता ही है, हमें पहले से पता है। तो आयरन जो है इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला, आयरन की कीलों को जब कॉपर सल्फेट यानी ब्लू कलर के सोल्यूशन में डाला तो क्या हो गया, ये जो सोल्यूशन है ग्रीन हो गया, क्योंकि आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर अलग से छोड़ दिया। ये जो रेड ब्राउन कलर का कॉपर है ये इन आयरन की कीलों पे ही जमा हो जाता है और वो आपको रेड ब्राउनिश दिखाई देंगी। तो आयरन जो है क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कर दिया, तो आयरन ऊपर पाया जाना चाहिए, आयरन जो है कॉपर से ऊपर पाया जाना चाहिए, एकदम सही बात है, हमारा लॉजिक काम कर गया। दूसरी चीज देखिए, जिंक है, जिंक अब आपका रिएक्ट कर रहा है CuSO4 के साथ, तो बन जाएगा आपका ZnSO4 और कॉपर, है ना। कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, जिंक नहीं, तो जिंक क्या ज्यादा ताकतवर है, जिंक यहां कॉपर यहां, जिंक आपका काफी ताकतवर है, एकदम सही बात है, यानी ये रिएक्शन भी काम कर जाएगा। जिंक जो है मेरे भाई H2SO4 यानी डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया तो बन गया ZnSO4 और H2 गैस निकल गई, यहां भी गैस इवॉल्व होती है। तो मेरे भाई जिंक और हाइड्रोजन की लड़ाई है, तो जिंक यहां प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, जिंक डिस्प्लेस कर देगा H2SO4 से हाइड्रोजन को, कर दिया उसने, एकदम सही बात है। कॉपर जो है AgNO3 यानी आपका सिल्वर नाइट्रेट से यहां पर रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया एंड सिल्वर अलग से निकल गया। तो यहां पर देखो मेरे भाई आपका कॉपर जो है सिल्वर से लड़ाई कर रहा है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम, तो आराम से हटा सकता है कॉपर सिल्वर को, एकदम सही बात है, हटा दिया। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अगर ये टेबल आपको याद है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो जेन फरारी, उसके बाद पब चले गए, पब हम चले, हग किया, सिल्वर रिंग दी, गोल्डन रिंग दी, ये अगर याद कर लिया तो सारा का सारा खेल खत्म। आपका जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा, धक्का मार करके निकाल देगा, सिंपल सी बात है, ये आपने देखा, करेक्ट। अब इसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां क्या होगी, दो आपके केमिकल्स हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट होगी, इनके जो आयन्स है एक्सचेंज हो जाएंगे, एक जो आपका केमिकल है वो दूसरे को अपना आयन दे देगा, दूसरे से उसका आयन खुद ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यानी आयन्स मैंने आपको बताया था अभी, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, कैट आयन एन आयन वो आयन थे ना, यानी उनपे चार्ज है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, करेक्ट। तो यहां देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन हो सकता है, यानी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, वाई पे नेगेटिव, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव, तो क्या बन सकता है, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ अटैच हो सकता है, एक्स बी हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच कर सकता है, तो वाई ए हो जाएगा। तो इस वाले का आयन इस वाले पे चला गया, इस वाले का आयन इस वाले पे चला गया, तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मैंने दूसरे वाले केमिकल को अपना आयन दे दिया, दूसरे वाले से उसका आयन ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपका Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ये आपका सोडियम सल्फेट है, कलरलेस है, इसको मैं एक टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूं जहां है BaCl2, ये भी आपका क्या है, कलरलेस सा है, ये भी आपका कलरलेस सा है। जब यहां पर आपने देखा Na पॉजिटिव होगा, सल्फेट नेगेटिव होगा, Ba पॉजिटिव होगा, क्लोराइड नेगेटिव होगा, तो यहां ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, है ना, यानी Na जो है Cl के साथ अटैच हो गया, NaCl बन गया, और ये जो आपका SO4 नेगेटिव है ये Ba के साथ अटैच हो गया, तो आपका BaSO4 बन गया, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला ही हमने पढ़ा था व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो यहां नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ आपको दिखाई दिया। यस, तो आप यहां पर नीचे लेकर के बैठे हो क्या, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसके ऊपर आपने क्या डाला, सोडियम सल्फेट डाला, दोनों कलरलेस थे, लेकिन दोनों को जब मिलाया मेरे भाई तो BaSO4 नाम का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नीचे जमा होता हुआ दिखाई दिया, और NaCl यानी आपका यहां पर जो है ऊपर NaCl बन गया, सॉल्ट बन गया, करेक्ट। उसके अलावा देखो आपका लेड नाइट्रेट है ना, और यहां पर इसमें डाला Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, है ना, तो लेड नाइट्रेट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, Ki ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो लेड जो है आपका इस नेगेटिव के साथ यानी Pb जो है I के साथ रिएक्ट करेगा, PbI2 बन गया, ये एक प्रेसिपिटेट है इसलिए नीचे का एरो लगा दिया, है ना। और यहां पर देखो आपका NO3 जो है ये आपका नेगेटिव है और यहाँ K पॉजिटिव है, तो KNO3 बन जाएगा। यस, ये जो आपका PbI2 है ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, लेड का जो प्रेसिपिटेट है वो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पर ये दोनों भी आपके कलरलेस थे, पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ नीचे जमा होता हुआ दिखाई दिया। ये दोनों भी कलरलेस थे, लेकिन व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट यहां पर आपको प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा होता हुआ दिखाई दिया। यहां देखिए आपका AgNO3, तो Ag प्लस NO3 नेगेटिव, यहां
यहाँ NaCl तो Na प्लस Cl नेगेटिव, तो Ag प्लस है तो Cl के साथ रिएक्ट कर देगा, AgCl बन गया। NO3 नेगेटिव है तो Na के साथ रिएक्ट कर देगा, NaNO3 बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस जो है इनका आपस में आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये हमने यहां पर सीख लिया। अब दो प्रकार के रिएक्शन जो हम पहले ही देख चुके हैं, एक्सोथर्मिक जिसमें एग्जिट हो जाएगी एनर्जी यानी एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी। एंडोथर्मिक जिसमें एंट्री यानी एंटर करानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन के जितने भी रिएक्शन थे एनर्जी हमें लगानी पड़ रही थी चीजों को डिकम्पोज करने के लिए, है ना। एक्सोथर्मिक जिनसे एनर्जी निकलेगी, जैसे रेस्पिरेशन, हमारे सेल में पड़ा हुआ खाना जो है ग्लूकोज जो है उसको मैंने तोड़ा तो सेल को एनर्जी मिल गई, है ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी मीथेन जो है ना, CH4, इसको तोड़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा तो आपका CO2 बन गया, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, आपका उस दौरान भी हीट निकलेगी, गर्मी पैदा होगी। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स को कंपोस्ट में अगर तोड़ा, डिकम्पोज अगर करोगे, बॉन्ड अगर टूटेंगे तो आपका क्या होगा, यहां पर एनर्जी रिलीज हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी में आप डाइजेशन कर रहे हो ना, यहां पे भी आप एक तरीके से कह रहे हो वेजिटेबल्स को आप डाइजेस्ट कर रहे हो तो एनर्जी निकलेगी, है ना। मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया तो जो फ्लेम है वो निकली। मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाओगे खूब जो है धुआं निकलेगा, खूब गर्मी निकलेगी, तो वहां पर क्या होगा, आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। नाम जो है इसमें घुस जाओ सर पे सरसों का तेल लगा के, रेडॉक्स, रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जहां रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन से हमेशा डेफिनेशन याद रखना, ऑक्सीडेशन, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी मेरे पे ऑक्सीजन आ रहा है, और इसका उल्टा केस होगा हमेशा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का, यानी मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मुझसे हाइड्रोजन निकल गया या इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी मैं कहूंगा कि मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन मतलब आपका ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का चले जाना। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो आराम से याद कर लेना, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आगे चल के मैं और बता दूंगा जब हम अलग से पढ़ेंगे ना, हमारा लास्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे सिंपल एलिमेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अब हाइड्रोजन अगर गया तो इलेक्ट्रॉन भी तो गया, हाइड्रोजन अगर आया तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही तो आया है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो आया। तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन मतलब मेरे पास या तो ऑक्सीजन आ रहा है या मेरा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। या रिडक्शन मतलब उल्टा, मेरे से ऑक्सीजन जा रहा है या मेरे ऊपर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उल्टा, हमेशा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से याद रखना। ऑक्सीडेशन मतलब मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों में से कोई एक हो गया तो मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। अगर रिडक्शन हो रहा है मेरा, इसका मतलब ऑक्सीजन मुझसे दूर जा रहा है या मेरे ऊपर किसी ने हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन फेंक के मार दिया, है ना। जैसे यहां पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड और यहाँ H2, तो यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर अकेला हो गया। कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर अकेला हो गया, कॉपर का ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन अगर मेरे पे आता तो मैं ऑक्सीडाइज हो रहा था, ऑक्सीजन यहां चला गया उल्टा तो क्या मैं रिड्यूस हो रहा हूं, रिड्यूस हो रहा हूं। यहां देखिए H2 है ना, ये बन गया H2O, यानी इस H2 पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल सी बात है। अब मेरे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आराम से समझना, कोई इसमें बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। नाम से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडाइज करता हो किसी को। अगर ये किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर ये किसी और को ऑक्सीजन दे रहा है तो खुद का ऑक्सीजन दे रहा है ना, खुद का ऑक्सीजन दे रहा है, खुद से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी खुद रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को तो ऑक्सीजन दे दिया, सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद तो इस चक्कर में रिड्यूस हो गया ना, खुद का ही तो ऑक्सीजन दिया है। या अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मैं सामने वाले को रिड्यूस करता हूं, मैं सामने वाले को हाइड्रोजन देता हूं, तो मेरे से हाइड्रोजन दूर चले गए, मैंने अपना हाइड्रोजन दे दिया, मैंने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, मैं खुद तो ऑक्सीडेशन कर बैठा ना खुद का। यानी अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, अगर मैं सामने वाले को रिड्यूस करता हूं यानी मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा, और अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता हूं तो मैं खुद रिड्यूस होऊंगा। यानी आप कह सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दे गेट रिड्यूस्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं लेकिन खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर देखिए MnO2 है यानी इस पे ऑक्सीजन है खूब, और यहाँ HCl है यानी Cl के पास H है, हाइड्रोजन है इसके पास। अब MnO2 जो है इसने MnCl2 बना लिया। Mn के पास पहले O2 था, अब Cl2 आ गया,
O2 हट गया इसका, तो क्या हो गया मेरे भाई, Mn पे पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, ऑक्सीजन का लॉस यानी रिडक्शन। और यहां आपका Cl के पास हाइड्रोजन था, अब ये हो गया है Cl2 यानी हाइड्रोजन इसका हट गया है, हाइड्रोजन से छुटकारा पा लिया इसने। ऑक्सीजन या तो मेरे पास आ जाए या मैं अपना हाइड्रोजन भी छोड़ दूं तो मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, ऑक्सीडेशन यहां पर हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन वाली समस्या है इसको आप चाहे तो काट सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं ऑक्सीडाइज कब होऊंगा, जब या तो मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए या मेरा हाइड्रोजन चला जाए। और मैं रिड्यूस कब होऊंगा, या तो मेरे पास हाइड्रोजन आ जाए या मेरा ऑक्सीजन चला जाए, सिंपल सी बात है ना। जैसे कि एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, या आपका रेड टू ब्राउन जो कॉपर होता है तांबा, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो यहां पर आपका ये ब्लैक कलर का हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि आपका तांबे के बर्तन काले पड़ जाएंगे। इसको अगर आप हाइड्रोजन दे दो तो मेरे भाई ये दोबारा से आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O ले लेगा और ये कॉपर आपका दोबारा से चमचमाने लगेगा। यस, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन जो है उसको अगर अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका कॉपर साफ हो सकता है। कोरोजन क्या होता है मेरे भाई, कोरोजन मतलब सड़ जाना, कोरोड हो जाना, खराब हो जाना। यानी कोई चीज थी बहुत अच्छी खासी थी, आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है बहुत अच्छा है, आपके पास कोई कॉपर की चीज है बहुत अच्छी है, कोई सिल्वर का गहना है आपके पास, पाजेब है, कोई ब्रेसलेट है सिल्वर का, बहुत प्यारी सी चीज है आपके पास, लेकिन अब वो कोरोड हो गई। अब उसके ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस जम गया है जो बहुत अच्छा नहीं है, जो आपके काम का नहीं है, आपके आर्टिकल की शोभा को घटा रहा है, इसे हम कहते हैं कोरोजन। यानी कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, किसी गैस की वजह से, किसी एसिड की वजह से या अलग अलग कारणों की वजह से कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और यहाँ अनवांटेड सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भैया आयरन का आपके पास सामान है, कोई बाइक है ना, उसमें जरा सी जंग लगना शुरू हो गई तो आपको ब्राउन कलर की जंग देखने को मिलती है। वो क्या है, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ब्राउन कलर की जंग देखने को मिलेगी। कोई आपके पास सिल्वर की चीज है तो सिल्वर जो है आपका सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है और आपका ब्लैक कलर का, चांदी के जो गहने हैं अपनी मम्मी के पास से कभी देखना, वो काले पड़ जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक अगर उनको पॉलिश नहीं कराया तो वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लैक हो जाते हैं, है ना, चमकदार से ब्लैक हो जाते हैं। कॉपर जो है ये आपका कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, और ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे आईफिल टावर के साथ हो गया बेसिकली, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ हो गया, कुछ कुछ जगह जो है वहां आपके कॉपर का इस्तेमाल किया गया था और वो जो कॉपर है धीरे धीरे टाइम के साथ आपका कोरोड होने लग गया, हरा भरा हो गया, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में बहुत एविडेंटली दिखाई देता है। यस, पहले जो था वो अलग कलर का था, कॉपर का कलर क्या होता है आपका, रेडिश टू ब्राउन कलर होता है, आज के दिन में वो ग्रीनिश दिखने लग गया है क्योंकि मेरे भाई उस पर कार्बोनेट की लेयर बन गई है, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया है उस कॉपर ने और क्या बना लिया है आपका, कॉपर कार्बोनेट बना लिया है एंड अल्टीमेटली ग्रीनिश वो दिखने लगा है ना। तो कैसे करें इनका बचाव, जैसे आयरन का कोई गेट है उसको पेंट करके रखो, लगातार तेल मालिश करते रहो, ऑयलिंग करते रहो, गैल्वेनाइजेशन यानी आप क्या करते हो, जिंक का कोट भी लगवाते हो आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, है ना, जिससे कि आयरन जो है उस पर जंग लगती है, जिंक पे लगती नहीं है, तो जिंक का कोट लगवा दो तो मॉइस्चर वगैरह रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा आयरन के साथ। आखिरी टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कई ऐसी खाने पीने की चीजें जिनमें फैट होता है या जिनमें ऑयल होता है, जैसे आपके चिप्स वगैरह, बर्गर वगैरह, अगर ये थोड़े पुराने हो जाए तो इनमें खटास आ जाती है और इनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, सड़े सड़े से महसूस होते हैं, तो इस सड़न को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो आपको अपने खाने को सड़ने से कैसे बचाना है, या तो खाने को रेफ्रिजरेटर में रखिए जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही आपका रखा रहे विद लिमिटेड ऑक्सीजन तो वो सड़े ना, या फिर खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर लीजिए, एकदम वैक्यूम टाइट पैकिंग कर लीजिए, है ना, या एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लीजिए, एंटी मतलब अपोजिट और ऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीजन आने ही ना दे आसपास, एंटीऑक्सीडेंट्स है ऑक्सीजन को खुद ही खत्म कर दे, खाने पे ऑक्सीजन ना आने दे, खाने को ऑक्सीडाइज ना होने दे। या फिर आप कर सकते हो नाइट्रोजन फ्लशिंग, जो कि सबसे ज्यादा करी जाती है आपकी चिप्स वगैरह में। तो चिप्स के पैकेट्स आप खरीदते हो ना, लेज खरीदते हो, तो आपको लगता है कि भैया पैसा चिप्स का दिया है, हवा क्यों मिल गई हमको, वो जो हवा है दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन। तो आसपास आपने नाइट्रोजन भर दी, ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रही है चिप्स, लंबे टाइम तक उनको स्टोर किया जा सकता है, उनकी जो ओवरऑल लाइफ है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जब आप चिप्स खाएं तो आपको टेस्ट वैसा ही मिले जैसा कि बनाई गई थी चिप्स फैक्ट्री में तब था, उसका टेस्ट जो है बहुत ज्यादा आपका खराब ना हो। तो ये हमने आज सीखा, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। अपना ऑनेस्ट फीडबैक प्लीज मुझे दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर पढ़ के मजा आ गया है तो एक बार तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर विपू सरोप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए लगातार धड़ाधड़ लेक्चर्स लेके आते जाऊं और आपको भी बहुत ज्यादा मजा और संतुष्टि जो है
मुझसे पढ़ के आती रहे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, जिसको हमने कवर किया और 4 शीट्स के अंदर कवर किया। यहां पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने समझी, केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी सीखी, बैलेंस करना सीखा, फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने सीखे हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, देन कोरोजन एंड देन रेंसिडिटी। यहां पर जितनी बातें पढ़ाई गई हैं, इससे बाहर सवाल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आराम से इत्मीनान से इन नोट्स की पीडीएफ जब आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिए और चिंता मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई करते रहिए। सारे पीवाईक्यूज, सारे जो भी सैंपल पेपर्स में कहीं भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे आपसे आराम से बन रहे होंगे, दैट इज अ श्योरिटी। आराम से पहले प्रैक्टिस करके देखिए और फिर आकर के अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम लोग और अच्छे टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे होंगे। एसिड बेसिस सॉल्ट्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग पढ़ रहे होंगे, देन हम लोग फिजिक्स की ओर बढ़ रहे होंगे। तो ये सारी बातें आपकी होती रहेंगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन अप। लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, थैंक यू सो मच।